हेलो लर्नर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो आज हम कर रहे हैं सोशल साइंस 10th क्लास एचपीएससी बोर्ड की तरफ से जो न्यू बुक लगी है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। इसमें हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है, और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रही जिसके कारण उपनिवेशवाद को लाया गया या एग्जिस्टेंस में आया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि 16वीं सदी में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एवं आर्थिक जागरण हुआ था। कि मतलब उसमें क्या है, यूरोप के जो समाज है या उनके राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक और धार्मिक स्थिति थी, उसमें क्या हुआ, परिवर्तन आया। इससे क्या हुआ कि एक नए आधुनिक युग की शुरुआत हुई जिसका नेतृत्व यूरोप ने किया था। इस जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड में खेती करने के क्या है, नए नए तरीकों का उपयोग करने लगे, जिससे क्या हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होना शुरू हो गया। अब वहाँ पे प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन क्या चाहिए था फिर उनको, जो प्रोडक्शन हुआ उसको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, अपने तैयार को बेचने के लिए, उसमें क्या चाहिए, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए यूरोप के देश एशिया तथा अफ्रीका के विशाल भूभागों की तरफ आकर्षित हुए वह तथा इन भागों पर अपना आर्थिक एवं राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। क्या है, जो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई, जिससे क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा। अब ऐसा तो है नहीं कि उस माल को तैयार करके वो क्या है वहीं पे पड़े रहने देंगे, फिर उसको बेचने के लिए क्या चाहिए, उसको बेचने के लिए बाज़ार भी चाहिए। तो इस बाज़ार को देखने के लिए जो वहाँ के लोग थे वह कहाँ गए, एशिया व अफ्रीका के जो देशों थे उनमें चले गए। ठीक है, इस पर क्या है, वो माल बेचकर अपना अधिकार या आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे। जो ये प्रक्रिया हुई ना, इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का नाम दिया गया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के कारण क्या थे, उपनिवेशक, उसके स्वरूप तथा उसके विस्तार को पढ़ेंगे। जो उपनिवेशक होते थे, जो देश शासन करता था, वो किस प्रकार का होता था, ठीक है, तथा उसके विस्तार एवं प्रभाव को अध्ययन करेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियाँ। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण क्या हुआ, साम्राज्यवाद का फैलाव हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था, यूरोप के देश में औद्योगिक क्रांति आई थी। फिर क्या है, अतिरिक्त पूंजी थी, यातायात और संचार के साधन, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान और उग्र राष्ट्रवाद की भावना। 6 नंबर पे है सभ्य बनाने का अभियान, और 7 पे है एशिया एवं अफ्रीका के अनुकूल परिस्थितियाँ। ये तो क्या थी, इसके प्रसार में सहायक स्थितियाँ थी। अब इसके सेकंड पार्ट आता है, इसका विकास कैसे हुआ। विकास कहाँ कहाँ हुआ था, एशिया में साम्राज्यवाद, इंग्लैंड के उपनिवेश, पुर्तगाल के उपनिवेश, हॉलैंड के उपनिवेश, फ्रांस के उपनिवेश, जर्मनी और रूस के उपनिवेश, चीन के उपनिवेश, और अफ्रीका में साम्राज्यवाद। इन सभी को हम पढ़ेंगे। फिर और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो साम्राज्यवाद आया था वो भारत के लिए एक विनाशकारी प्रभाव कैसे छोड़ के गया, या उस जो साम्राज्यवाद आया था उससे भारत पर क्या क्या बुरे इफ़ेक्ट पड़े, जिसको हम आज भी झेल रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्या था, गांव की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न होना, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होना, भारतीय धन एवं संपदा का निष्कासन, उद्योगों का पतन, पश्चिमी शिक्षा को लागू करना और निर्यात की अपेक्षा आयात पर दबाव देना, भारतीय कृषि एवं किसानों पर दुष्प्रभाव और ईसाई धर्म का प्रचार। ये सभी क्या है, भारत के लिए विनाशकारी प्रभाव थे जो उपनिवेशवाद के बाद में आए थे। तो चलिए इसको क्या है, आगे चैप्टर में हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश, ठीक है, किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसकी राजनीतिक तथा उसकी आर्थिक इकाइयों का यूज अपने फायदे के लिए करता है,
उसको क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद कहा जाता है। किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे निर्बल और गरीब देशों को अपने अधीन लेकर उनसे आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति क्या है, उपनिवेशवाद कहलाती है। इसका मुख्य आधार क्या है, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद, कमर्शियलिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि उसमें यूरोप में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति आई थी, जिससे वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया तो फिर उनको कच्चा माल भी चाहिए था। तो इन सभी का क्या है, मुख्य आधार क्या था, वाणिज्यवाद था। इस प्रकार की नीति का अनुसरण यूरोप में सामान्यतः 1500 से 1750 के बीच किया गया और 19वीं शताब्दी में इस उपनिवेशवाद ने नया स्वरूप धारण कर लिया और यह उपनिवेशवाद में क्या बन गया, साम्राज्यवाद बन गया। इतिहास में प्रायः 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का जो काल है उसको क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद का काल कहा जाता है। इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में क्या अपने अपने कॉलोनी बनाई और इस काल में उपनिवेशवाद के मुख्य कारण थे। कारण क्या थे जिनके कारण ये करना पड़ा? सबसे पहला कारण है लाभ कमाने की लालसा। जो हमारे देश थे, हमारे देश को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या था, आर्थिक लाभ अधिक होना था, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या बनाए गए, उपनिवेशवाद किया गया। फिर है मातृ देश की शक्ति को बढ़ाना। मातृ देश होता है जो उपनिवेशवाद का मालिक होता है, जहाँ के लोग आकर दूसरे देशों के उपनिवेशवाद बनाते हैं, उसको मातृ देश कहा जाता है। मातृ देश किस में सजा से बचना, स्थानीय लोगों का धर्म बदलवाकर उन्हें उपनिवेशक धर्म में शामिल करना, मतलब जो धर्म मातृ देश का है उसी धर्म में लोगों को बदलवाना, ताकि बाद में वे उनके क्या कर सकें, अपने फायदे के लिए उनका यूज कर सकें। कुछ उपनिवेशी यह भी सोचते थे कि स्थानीय लोगों को ईसाई बनाकर उन्हें सभ्यता का दर्शन कराकर वे उनकी सहायता कर रहे हैं, किंतु वास्तव में क्या था, कुछ और ही था। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है अधिपत्य, यानी उन पर शासन करना, विस्थापन करना और मृत्यु। उपनिवेश को मात्र देश के साम्राज्य का भाग बना लिया जाता है, अतः उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद में गहरा संबंध है। फिर आते हैं ऐसे कौन से के उपनिवेशों की स्थापना के कारण, ऐसे कौन से कारण थे जिसके लिए क्या किए गए, उपनिवेशों की स्थापना की गई। व्यापारिक क्रांति के फलस्वरूप, जो व्यापारिक औद्योगिक क्रांति आई थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भौगोलिक खोजों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशवाद क्या हो गया, आरंभ हो गया। स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस एवं इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों ने सुदूर देशों में अपने क्या किए, उपनिवेश स्थापित किए। इसके कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण है ट्रिपल जी की नीति, यानी गोल्ड, ग्लोरी और गोड। इसको क्या थे ये देखते हैं। गोल्ड मतलब सोना, ग्लोरी मतलब कीर्ति और गोड ईश्वर। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप क्या हुआ, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने यूरोपीय देशों में स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु के संग्रह की प्रतिस्पर्धा आरंभ कर दी। स्वर्ण संग्रह की प्रतिस्पर्धा की स्थिति यह थी कि समस्त यूरोप में अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि और अधिक कीर्ति का नारा बुलंद हो गया। वहाँ के लोग सोचने लगे कि हम जितना बाहर जाएंगे उतना सोना अधिक लेके आएंगे और हमारी इससे क्या होगी, कीर्ति फैलेगी। अब समस्त यूरोपीय राष्ट्रों का मुख्य प्रमुख ध्यान क्या था, सोना, कीर्ति और ईश्वर पर केंद्रित हो गया। उपनिवेशों की स्थापना से यूरोपीय देशों को क्या है, सोना भी मिला, कीर्ति भी फैली और धर्म का प्रचार भी हुआ। अतः ट्रिपल जी की नीति निसंदेह है उपनिवेशों की स्थापना का एक कारण अवश्य थी। नेक्स्ट है कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल की प्राप्ति क्या हुआ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि यूरोप में क्या हुआ, पुनर्जागरण से क्या हुआ, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आएगी तो क्या हुआ, उससे बड़ी मात्रा में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, जैसे कि कपड़ा बनाना, कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए। कपास क्या होती है, कच्चा माल। अब कच्चा माल ये तो है नहीं कि सारा यूरोप ही उसके कच्चा माल को प्रोवाइड कर देगा, तो क्या है, उनके कच्चे माल कम पड़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, वे कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अपने क्या है, आसपास के एशिया तथा अफ्रीका के देशों में गए और बाद में वहाँ पर उपनिवेश स्थापित कर दिए। कच्चे माल की प्राप्ति, व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में कई उद्योगों की स्थापना हुई।
यूरोप में इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की क्या थी, कमी थी। अतः यूरोपीय देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति के लिए एशियाई तथा अफ्रीका के उपनिवेशों की स्थापना की। अब क्या हुआ, इन्होंने कच्चा माल मिल गया, कच्चा माल मिलने के बाद क्या होगा, उसका प्रोडक्शन करके कि फिनिश गुड बनाएंगे, यानी क्या होगा, निर्मित माल। अब ऐसा तो है नहीं कि जो निर्मित माल है उसके केवल यूरोप के लिए बनाया है या सारा की सारा की क्या हो जाएगी, यूरोप में ही खपत हो जाएगी। तो उस निर्मित माल को बेचने के लिए क्या है, इन्हें देशों की या एक बाजार की आवश्यकता थी। उस बाजार को ढूंढने के लिए भी इन्होंने क्या किया कि उपनिवेशों की स्थापना की। उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। चूंकि इस समय सभी यूरोपीय देश आर्थिक संरक्षण की नीति पर चल रहे थे, अतः इस निर्मित माल को बेचने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना की गई। अतः प्रत्येक उपनिवेश को शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जबरन निर्मित माल की खरीद व कच्चे माल का निर्यात करने के लिए बाध्य किया गया। उसके बाद आता है जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। कालांतर में अतिशेष जनसंख्या को बसाने के लिए क्या किया गया, उपनिवेशों की स्थापना पर बल दिया गया, ताकि वह जनसंख्या क्या है, छोटे छोटे देशों में जाकर वहाँ पर काम करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रतिकूल जलवायु। यूरोप वासियों को व्यापारिक प्रगति एवं नवीन देशों से संपर्क के फलस्वरूप कई नवीन वस्तुओं का ज्ञान हुआ। पहले उनको ज्ञान नहीं था। किस किस का ज्ञान हुआ, आलू, तंबाकू, भुट्टा आदि, इनका ज्ञान उन्हें पूर्वी यानी अपने साइड के दो देश थे के संपर्क में आने से हुआ। गरम मसाले, चीनी, कॉफी, चावल आदि भी अब वे आदि हो गए। प्रतिकूल जलवायु के कारण ये सभी वस्तुएं यूरोपीय देशों में उगाना संभव नहीं था। वहाँ पर ये क्या है, ये सभी वस्तुएं नहीं हो पाती। अतः यूरोपीय ये विशेषता अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें ऐसे देश प्राप्त हो जाएं जहां इनकी खेती की जा सके। अतः अनुकूल जलवायु के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे देश चुने जहां पर इन सभी वस्तुओं की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट 6th पॉइंट आता है हमारा समृद्धि की लालसा। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक उपनिवेश पुर्तगाल एवं स्पेन में स्थापित किए गए। इसके परिणाम स्वरूप उनकी समृद्धि में क्या हुआ, आशातीत वृद्धि हुई। ठीक है। अतः इति जो समृद्धि हुई थी, उस समृद्धि को देखते हुए उन्हें लगा कि यदि हम अपने उपनिवेशों को बाहर भी स्थापित करें तो इससे क्या होगा, हमें और अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है हमारा साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो साम्राज्यवाद है वो उपनिवेशवाद का ही एक नया वर्जन है, जो आगे चलकर उसमें जो उपनिवेशवाद में बदलाव हुए उनको ही साम्राज्यवाद कहा जाता है। जब कोई शक्तिशाली देश एवं उन्नत देश किसी कमजोर अथवा पिछड़े हुए देश पर अपना बलपूर्वक क्या करता है, अधिकार स्थापित कर लेता है और क्या करता है, उसकी राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से शोषण करता है, तब उसका शक्तिशाली देश की इस इच्छा और प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, साम्राज्यवाद कहा जाता है। मतलब क्या है, कमजोर को निचोड़ दो पूरी तरह। ठीक है, इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, साम्राज्यवाद कहा जाता है। साम्राज्यवादी देश जिस देश पर अपना अधिकार स्थापित करता था वह देश उस साम्राज्यवादी देश का क्या कहलाता था, उपनिवेश कहलाता था। ऐसी अवस्था में साम्राज्यवादी देश शासित देशों की जनता के हितों की अपेक्षा क्या है, वह अपने हितों को क्या करते थे, प्राथमिकता देते थे। जो उपनिवेश वाले जो लोग थे वो जाओ भाड़ में, उनकी इनसे कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेते थे। साम्राज्यवादी देश उपनिवेश के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, भरपूर शोषण करते थे। 1947 ईस्वी में हमारा देश भारत भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता से पूर्व भारत ब्रिटेन का एक क्या था, उपनिवेश था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, उत्पादन की तकनीकी में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गृह उद्योगों के स्थान पर क्या हुआ, बड़े बड़े कारखाने लग गए, जिसके कारण हाथ की अपेक्षा क्या हुआ, मशीन से तथा घर में की अपेक्षा कारखानों में तथा कम की अपेक्षा अधिक उत्पादन होने लगा। इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है।
अनुकूल परिस्थितियों के कारण सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। कहाँ आरंभ हुई थी लोग औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में। शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों में भी क्या हो गया, इसका धीरे धीरे प्रसार हो गया। और आगे जाके क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं एशियाई देश जापान भी औद्योगिक देश बन गए। इन औद्योगिक देशों में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक उत्पादन किए जाने से क्या हुआ कि इन जो ये देश औद्योगिक देश बने थे ना, उनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए उन्हें क्या थी, एक बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। और इस बाजार की आवश्यकता को देखते हुए ही क्या हुआ, एशिया तथा अफ्रीकी देशों में क्या हुआ, अपने उपनिवेश बनाए गए। ठीक है। यूरोप के औद्योगिक देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान ने एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों को अपने अधीन करना आरंभ कर दिया, जिसने साम्राज्यवादी व्यवस्था को जन्म दिया। ये क्या थे, साम्राज्यवादी व्यवस्था। अब देखते हैं हम साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियां। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे क्या हुआ, साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति के तो इसमें पहला पॉइंट है यूरोप में औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आने से क्या हुआ, वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने खुल गए। बड़े कारखाने खुलने से क्या हुआ, प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होने लगा, जिनसे क्या हुआ, उनको फिर बाद में कच्चे माल की आवश्यकता महसूस हुई और इस माल को बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ कि वह जो लोग थे दूर दूर देशों में जाकर अपने उपनिवेश बनाने लगे, स्थापित करने लगे। परिणाम स्वरूप इन देशों में एशिया तथा अफ्रीका के बहुत से देशों पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार साम्राज्यवाद की भावना को प्रोत्साहन मिला। यूरोपीय देशों में अतिरिक्त पूंजी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूरोपीय जो देश थे, उन देशों के जो लोग थे, उनके पास क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में धन इकट्ठा हो गया। अब उस धन का यूज भी करना था उनको, तो उन एक पूंजीपति वर्ग तैयार हो गया था, जो जिसने सोचा कि जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, हम कारखाने स्थापित करते हैं, तो उससे क्या होगा, बड़ी मात्रा में हमें मुनाफा होगा। उन देशों के पूंजीपतियों का पूंजीपतियों की अतिरिक्त पूंजी कहाँ लगाई जाए, प्रश्न यह उठा। उनके अपने देश में ब्याज की दरें बहुत कम थी। यह देखकर बड़े पूंजी क्या अच्छा नहीं समझते थे। अतिरिक्त धन को वह क्या थे, उपनिवेश में, रेल कारखानों आदि में लगाया ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में लाभ मिल सके और उनकी पूंजी क्या हो, सुरक्षित हो। इस प्रकार यूरोपीय देशों के पूंजीपतियों ने अपनी सरकार को उपनिवेश की स्थापना के लिए प्रेरित किया। इसका थर्ड पॉइंट है साम्राज्यवाद फैलने का। ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। एशियाई तथा अफ्रीका में पिछड़ी जातियों में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यूरोप में क्या हुआ, ईसाई पादरियों से भी साम्राज्यवाद को क्या हुआ, भरपूर समर्थन मिला। पादरी लोग नए उपनिवेशों में जाते थे, उनकी स्थापना करते थे और वहाँ पर क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन राष्ट्रवाद की भावना। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में क्या हुआ, यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो गई। सभी प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र विश्व की महान शक्ति बनने के क्या हो गए, इच्छुक हो गए। वे एक दूसरे से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने चाहते थे। वो क्या समझते थे कि जिसके जितने ज़्यादा उपनिवेश होंगे वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, मतलब उसको कहलाता है। उपनिवेश प्राप्त करना विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। इसलिए यूरोपीय राष्ट्रों के बीच उपनिवेशों के लिए दौड़ चल पड़ी और यूरोपीय देशों की इस भावना को साम्राज्यवादी कहा क्या है, प्रोत्साहित हुआ। नेक्स्ट आता है सभ्य बनाने का अभियान। यूरोपीय लोग अपने आप को अधिक सभ्य और श्रेष्ठ मानते थे। वह मानते थे कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। वे एशिया में अफ्रीका के लोग जो रहते थे उनको हीन व असभ्य मानते थे। यूरोपीय देशों के अनुसार केवल उनकी सभ्यता विश्व में क्या थी, विकसित सभ्यता थी। उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास अविकसित देशों में करना आवश्यक समझा। उनका कहना था कि हीन जातियों को सभ्य बनाना श्रेष्ठ जातियों का कर्तव्य है। जो वे अपने आप को क्या है, बड़ा मानते थे। उनका मानना था कि जो छोटे लोग हैं या अविकसित देश हैं उनको क्या है, श्रेष्ठ बनाना उनका कर्तव्य है। अधिक से अधिक उपनिवेश को अपने अधीन में लाने को वह अपने राष्ट्र के लिए सम्मान का चिन्ह मानते थे। नेक्स्ट आता है हमारा यातायात और संचार के साधन।
यूरोपीय देशों में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यातायात संचार के साधनों का भी विकास हुआ। भाप की शक्ति से चलने वाले जहाजों तथा तार के आविष्कार के परिणाम स्वरूप दूर के देशों पर अधिकार करना एवं शासन करना आसान हो गया। यद्यपि यातायात के साधनों का विकास पहले हो चुका था, लेकिन क्या हुआ, उनका वास्तव में प्रभाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ दिखाई दिया। इन संसाधनों की सहायता से उपनिवेश का विस्तार करने की जो प्रक्रिया थी पहले धीरे थी, वह बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट है इसका 7वां पॉइंट, ये है एशिया एवं अफ्रीका में अनुकूल क्या थी परिस्थितियाँ। अब इसका क्या है कि एशिया एवं अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियां भी यूरोपीय साम्राज्यवाद में विस्तार में सहायक सिद्ध होती हैं। इन देशों में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि एशिया एवं अफ्रीका के कारीगर शिल्पकार यद्यपि उत्तम वस्तुएं तैयार करते थे, परंतु मशीनों की अपेक्षा हाथों से क्या हुआ, बहुत कम मात्रा में क्वांटिटी में क्या है चीज़ें बन पाती थी और वो बहुत महंगी होती थी। तो इस कारण क्या हुआ कि जो मशीन के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता था वो बहुत बड़े लेवल पर होता था, जिसके कारण वह सस्ता होता था और इस सस्ते को क्या हुआ बाजार में आसानी से बेचा जा सकता था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों ने आधुनिक ढंग से शस्त्र बना लिए और शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण कर लिया। इससे उनके लिए एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की पिछड़ी एवं दुर्बल सेनाओं को पराजित कर नियंत्रण करना आसान हो गया। इसके अतिरिक्त उस समय एशिया एवं अफ्रीका के देशों की शासन व्यवस्था निर्बल थी, जिसके कारण यूरोपीय जो देश थे आसानी से उन पर अधिकार कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि साम्राज्यवाद का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है।